आप कभी भी अच्छा जोड़ा नहीं लगा सकते जब तक आप कबूतरों को समझते नहीं। ये आपको अपने टाडी कबूतर का शौक करा रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे टाडी आपको बहुत कम देखने में मिलेंगे। जितना छोटा जोड़ होगा, जितना मुलायम होगा कबूतर, अपने आप ही उतना अच्छा होता जाए। किसी कबूतर के अंदर जितने अच्छे जीन होंगे ना, जितने मल्टीपल क्रॉस वो कैरी करता है, उतना अच्छा ब्रीडर होता है। धूप कबूतरों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो कबूतर सर्दियों में छाँव में रहते हैं वो बीमार होने ही होने। पॉन्स्टाउन, एथ्रोसिन, फ्लैजेल, ये 4 गोलियां पाउडर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लायर पिजन यूनियन चैनल के प्लेटफॉर्म में तमाम देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब जमील। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली जिस हम इंटरव्यू करते हैं, किसी छत के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक शख्सियत होती है, एक उस्ताद मोहतरम होते हैं। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती के एक नहीं दो माशाल्लाह उस्ताद कराम हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत और कबूतर परवरी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब का, और माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती कि आज ये रावलपिंडी में आए हुए थे और उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके साथ साथ मैं उस्ताद मलक इखलाक साहब का जो सा ना शुक्रिया अदा करूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए और हमारे ख़िता पटवार के अलावे से माशाल्लाह एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। और उसके अलावा कबूतर परवरी में टूर्नामेंट्स के हवाले से हमेशा जो सा ना एक सफ़े अव्वल के ऊपर जो सा ना पाए जाते हैं और हमारी खुश नसीबी कि आज हम इनके सेटअप में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उस्ताद मलिक इखलाक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं स्टार्ट में ये चाहूँगा जी कि मलिक साहब से कि उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब रावलपिंडी में आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनके हवाले से कुछ अल्फाज वो कहें, तो फिर इंशाल्लाह बाकायदा सवालात का भी हम सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो शुक्रिया के साथ मलिक साहब आपने टाइम दिया। तो मलिक साहब, खान साहब आज हमारे पास आए हुए हैं शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के साथ मेरा मतलब काफ़ी कोई 10-12 साल से भाइयों के जैसा ताल्लुक़ है और अक्सर ये आते हैं या मैं चला जाता हूँ। वैसे मेरा तो इतना कबूतरबाजों में और स्पेशली आउट ऑफ सिटी जो है ना बहुत कम आना जाने लगे, खान साहब के साथ ही है बस। और ये कभी ये आ जाते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ। कबूतरबाजी से हट के हमारा एक ताल्लुक़ है, कबूतरबाजी हो ना हो लेकिन हमारा एक मतलब वो भाइयों वाला अपना ताल्लुक़ है और हमेशा बड़ी खुशी होती है ये आते हैं और मेरे पास मतलब एक आधा दिन स्टे करते हैं, 2 दिन, तो कबूतरबाजी की भी गपशप लगती है। वैसे भी शुक्रिया जी मलिक साहब का जी कि मलिक साहब ने खान साहब के हवाले से बताया जी। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले मैं जल्दी इंट्रो कराना चाहूँगा जी कि हमारे जो सा ना मलिक साहब के साथ मुनीर अब्बासी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, मुनीर अब्बासी साहब के साथ इब्रार अब्बासी साहब बैठे हैं और हसनैन भाई हैं। ये मुनीर भाई, इब्रार भाई, ये हमारी टीम का एक हिस्सा हैं जी कि जब भी इन्हें मसरूफियत में से टाइम मिलता है, हम कहीं कोई स्केजुअल करते हैं तो हमारे साथ आते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आजकल के दौर में अगर सबसे देखा जाए कीमती चीज़ टाइम है कि बिल्कुल। और हसनैन भाई का भी शुक्रिया माशाल्लाह जी, सारा उस्ताद मलिक साहब की छत के ऊपर सारी टेक ओवर जो है ना हसनैन भाई के ज़िम्मे है। तो मैं वंस अगेन साजी से कहूँगा जी कि इधर आएँ। तो उस्ताद जी, सबसे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। और उस्ताद जी, आपको पिंडी इस्लामाबाद का मौसम कैसा लगा? एंजॉय कर रहे हैं? आज तो बादल है, कैसा फील कर रहे हैं सर? देखो जी, मौसम बाद में बात करेंगे। पहली बात है कि आपने जो मेरी इतनी तारीफें की हैं मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं ऐसी बात। तमाम तारीफें सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए हैं और मेरे नबी के लिए हैं। अल्लाह के नबी के लिए तमाम तारीफें हैं, अल्लाह के लिए तारीफें। हम बंदे गुनाहगार से इंसान हैं, कोई अच्छाइयाँ भी होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो कोशिश करते हैं कोई अच्छा हो जाए। बहरहाल अल्लाह माफ़ करने वाला। मौसम बहुत अच्छा है जी, ठंडा मौसम है, मज़ा आ रहा है। उस्ताद जी से कुछ सवालात करूँगा कि इंशाल्लाह जिससे आपको फ़ायदा होगा। ये वो सवालात हैं जो हमें ये के बाद दीगरे जो ना ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं उस्ताद जी आपसे जानना चाहूँगा कि हमें ज़रूर इस बारे से हमारी रहनुमाई करें। सबसे पहले उस्ताद जी, एज ए कबूतर परवर के हवाले से दोस्तों को जो सा ना जोड़ा लगाने के हवाले से कुछ टिप की ज़रूरत होती है, तो वो अक्सर जहाँ भी जाते हैं वो इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि जी जोड़ा लगाया जाए, किस तरह लगाया जाए। तो आप ख़ुद किस तरह जोड़ा लगाते हैं या आपके जहन में क्या चीज़ होती है? कुछ काइंडली हमें इस वाले से बताइएगा। देखो जी, जो जोड़ा लगाना होता है ना, वो कबूतर परवरी का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। आप कभी भी अच्छा जोड़ा नहीं लगा सकते जब तक आप कबूतरों को समझते नहीं। क्या बात? अगर आप एक नार और एक मादी क्रॉस कर रहे हैं, अगर मादी में नक्स हैं या नार में नक्स हैं, तो वो कभी अच्छा जोड़ा नहीं बनेगा। दूसरी बात, सबसे पहले कबूतर पढ़ना सीखें।
मतलब उसके पर में क्या खराबियां हो तो वो कबूतर कम उड़ता है, क्या खूबियां हो तो ज्यादा उड़ता है, उसका वजन, उसकी हड्डी जोड़, उसकी नस्ल, ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। जब तक ये सारी चीजें सीख नहीं ना लेते उस वक्त आप कभी मत सोचें कि बच्चा जोड़ा लगा सकते हैं। और अगर आपने ये चीजें सीख ली है ना तो एक दो बातें मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बल्कि ये टिप्स ही समझ लें। अगर आपके पास एक ऐसा कबूतर है जो किसी मादी के साथ भी लगाओ वो बच्चों को उनकी मशाबत खुद पे ले जाता है और बच्चे उड़ते भी बहुत हैं, इसका मतलब है कि वो कबूतर अपने जीन्स में बहुत पावरफुल है। क्या बात। ऐसी ही एक मादी जो किसी भी नार के साथ लगाई जाए और वो बच्चों की मुशाबत अपने में ले जाए और बच्चे भी लाजवाब उड़ते हों, अगर उस मादी को और पहले वाले नार को जिनके जीन्स बहुत पावर में है क्रॉस किया जाए, अगर तो वो जीन मैच कर जाए, कोई जरूरी नहीं कि वो मैच करेंगे क्योंकि हो सकता है नार ज्यादा पावर में जीन्स रखता हो या मादी कम रखती हो, अगर वो मैच कर जाते हैं ना वो एक जोड़ा ही काफी है कबूतर रखने के लिए। क्या बात। वो ऐसे कबूतर निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे उनके कि वो कंट्रोल नहीं होंगे। देखिए कोई भी बच्चे जोड़े के बच्चे निकलते ना किसी के भी, आम सोच ये है कि बच्चे शाम तक उड़ने चाहिए। मेरी सोच ये नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी सोच ये है कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल 2-3 फटके मारे उसके बाद वो बैठे ना, कंट्रोल ना हो। उसका फायदा ये होता है कि आप किसी कबूतर को, किसी भी कबूतर की परवाज जोड़ा लगा के कम कर सकते हैं, और जो उड़ते ही कम है उनको कैसे आप ऊपर लेके जाएंगे। क्या बात। तो ये देखिए जो बड़ा सोचते हैं ना बड़ा करते भी वही है, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा काम नहीं करता। तो कबूतर परवरी में भी जोड़ा लगाते वक्त आप बड़ा सोचे, ये ना कहें कि इस मादी में ये नक्स है, ये कबूतर मुकम्मल है, ये उसमें से नक्स निकाल देगा। नक्स मादी में नहीं होता या नक्स नार में नहीं होता, वो नक्स उनके जीन के अंदर होता है। जो जीन जब परवरिश पाता है ना तो फिर वो नक्स शो करता है, वो आप जहां भी लगाएंगे वो अगर नक्स शो करेगा, कहीं नहीं खाता तो अगली बार कर देगा। तो इसलिए नक्स वाले कबूतर जोड़ों में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मुकम्मल कबूतर सीखें कि अच्छे कबूतर की क्या खूबियां होती हैं, और उसमें एक ना बहुत प्लस पॉइंट है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। देखिए जब तक आप कबूतर के ब्लड को पढ़ना ही ना सीखते आप कभी अच्छे जोड़े नहीं बना सकते। ब्लड जब पढ़ना सीख लेंगे तो आपको ना खान मोहम्मद वाले के कबूतरों की जरूरत है, ना किसी और नामवर उस्ताद के कबूतरों की जरूरत है। आप कहीं से भी कबूतर पकड़ के जोड़े बना सकते हैं। एक और चीज़ माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। एक उस्ताद जी आजकल हमारी भी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी चीज़ डिस्कशन में आती है कबूतर की हड्डी के हवाले से, कि कबूतर की हड्डी जो सी है ना बड़ी होनी चाहिए और जोड़ बिल्कुल बंद होने चाहिए। तो आप अपने प्रैक्टिकल के हवाले से दोस्तों की गाई के लिए काइंडली बताएं कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं या कौन सी चीज़ जो आप समझते हैं कि बेहतर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। देखिए ये जो हड्डी का प्रॉब्लम है ना, अगर इसको मुकम्मल बताना शुरू करें तो वो तो बड़ा टाइम लगेगा। आपको मोटे लफ्जों में बताता हूं कि जो कबूतर प्रेर होंगे, प्रेर से मुराद जिनके ऊपर परों की ज्यादा तय होगी हड्डी के ऊपर, जिस्म के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली लाइट वेट होते जाएंगे। वो वेट में कभी कबूतर हो नहीं सकता, उनकी हड्डी भी ऑटोमेटिक ठीक होती जाएगी। ये हो नहीं सकता कि कबूतर प्रेर हो और उसकी हड्डी में नक्स हो, ये नहीं हो सकता। ये नक्स तब आने शुरू होते हैं जब कबूतर के जिस्म से पर कम होने शुरू होते हैं, वेट भी आना शुरू हो जाता है, हड्डियों की बनावट भी मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाती है। हड्डियां सारी ठीक होती हैं लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन में फर्क नहीं आना चाहिए कि उसके ऊपर गोश्त ना चढ़ा हो, वो हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला ज्यादा ना हो। फिर जो जोड़ होता है, जोड़ में 3-4 किस्में होती है। जो मोटे और हार्ड जोड़ होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो अनबैलेंस कबूतर होते हैं। मोटे जोड़ वाले जो कबूतर होंगे ना, उन कबूतरों का दुमचा भी मोटा होगा। दुम कटा नहीं होता जो, वो ऑटोमेटिकली मोटा हो जाएगा। अगर आप पीछे जोड़ को टच करते हैं ना, अगर पीछे उसकी फैलाव आता है, वो कबूतर अच्छे नहीं, फारग है। जोड़ रुई की तरह होने चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। जितना छोटा जोड़ होगा, जितना मुलायम होगा, कबूतर अपने आप ही उतना अच्छा होता जाएगा।
उसकी बाकी चीज़ें भी वैसी होती जाएंगी। ये कभी नहीं हो सकता कि आगे से कबूतर सारा मुकम्मल ठीक है और जोड़ पीछे आके ख़राब हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो आगे से ठीक होगा ना, पीछे ऑटोमेटिकली ठीक होगा। क्या बात। ये दूसरे कबूतर होते हैं जो 4th पोजीशन पे आते हैं, 5 पे आते हैं, 6 पे आते हैं, उनमें हड्डी किसी तरह की है, जोड़ किसी तरह का है, पल्ला किसी तरह का है, वो अनमैनेज कबूतर होते हैं, वो मैनेज हो ही नहीं सकते। उनको छोड़ें, जो मुकम्मल कबूतर में उन पे काम करें, उन पे रिसर्च करें, उनको अपनी गेम में लाएं, वही सबसे बेटर। साज ने जवाब दिया और मैं कहता हूँ यकीनन आज की गुफ्तगू आपके लिए समझने के लिए, सीखने के लिए बड़ी जो है ना अच्छी होगी। आप देखने वाले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सजेशन दें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। आज एक चीज़ मैं यहाँ पे जो हमारे भी एक्सपीरियंस में आती है कि हमारे पास अगर कोई अच्छा जोड़ा लगा होता है तो किसी भी वजह से उसका अगर कोई बच्चा निकल आता है, वो कमज़ोर पला होता है या जिसे उर्फ आम में हम चुरला कहते हैं, वीक होता है, लेकिन वो अच्छे, दाना टूट कहते हैं। हाँ जी, दाना टूट कहते हैं। तो उस तरह के जो बच्चे को आगे ब्रीड में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कुछ उस वाले से हमारी रहनुमाई करें। उसमें ना एक पॉइंट काफी समझने के लिए, अगर तो उसके बाकी जो बहन भाई निकल रहे हैं ना, वो पर पुर्जे में और ठीक निकल रहे हैं ना, तो फिर उस बच्चे को जोड़े में डाल लें। अगर बाकी भाई बहन भाइयों में से कोई ठीक निकलता है, कोई खराब निकलता है, तो वो कतन जोड़े में ना डालें। अगर जोड़ा मुकम्मल बच्चा निकाल रहा है ना, तो वो भी जोड़ों में आगे बच्चा मुकम्मल निकालेगा। वो पलाई में कम हुआ है, जीन्स उसका बिल्कुल ठीक है। जीन्स को समझना बड़ा जरूरी है। जीन्स जैसे मकान की बुनियाद नहीं होती, इस तरह हर चीज की बुनियाद होती है। जैसे इंसान भी जीन्स से बना हुआ है ना, तो जीन्स को समझें, इसमें थोड़ी रिसर्च करें। सारी बातें मैं भी नहीं बता सकता, बड़ा लंबा हो जाएगा ना। अपने तौर पर रिसर्च करें कि जीन्स क्या फायदा देता है, क्या नुकसान करता है, कैसे काम करता है। जीन्स की मैनेजमेंट बनाएं। जब एक नर और एक मादी को आप क्रॉस करते हैं मुख्तलिफ नस्लों में से, उसमें से तीसरा जीन्स बनता है। आप उससे कहना कि मैं मुकम्मल फिर जीन्स निकालूंगा जो नर और मादी में था, तो वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इस चक्कर में ना पड़े, आप प्रोफेशनलिज्म पे आए। प्रोफेशनलिज्म क्या है? आपका कबूतर मुकम्मल निकल रहा है ना, वो किसी नस्ल में भी बन रहा है, वो उड़ेगा। आप उड़ने पर तवज्जो दें कि ये काम करता है। नस्लों के पीछे ना भागे। नस्ल कहीं भी कोई भी असल नहीं पड़ी हुई, असल हो भी तो वो असल हमेशा रह नहीं सकती, क्योंकि अगर एक जोड़े के बच्चे निकालते हैं आप, तो उनको आपस में क्रॉस करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। उनके अंदर दूसरी नस्ल डालनी पड़ेगी। जब दूसरी नस्ल डालेंगे तो वो सील तो नहीं ना रहेगा। वो जो दूसरी नस्ल डाल कर निकालेंगे वो उन दोनों से अच्छा होगा। अगर जीन्स मैच कर रहा है तब, अगर मैच नहीं करता फिर अच्छा नहीं होगा। जोड़ा गया है ना, बच्चा ना माँ पे जाना चाहिए ना बाप पे जाना चाहिए। अच्छा जोड़ा तब होगा वो जब तीसरा रंग लेके निकले, जिसमें माँ की खूबियां भी आए, बाप की खूबियां भी आए, वो फिर अच्छा जीन्स बनता है। वो आगे जोड़ों में बेहतरीन काम करते हैं। उस्ताद जी, हम तो आज दिन तक यही समझते रहे हैं कि अगर कोई जोड़ा लगाते हैं माँ बाप जाए लाता जी बड़ा अच्छा हो गया। ये तो मतलब सीखने के गलत बात है। दोनों की क्वालिटी इकट्ठी होनी चाहिए। मतलब आप अब ये जिस तरह एक एग्जांपल देता हूँ, पिपला वाले कबूतर वो क्रॉस दर क्रॉस हैं। एक टर्म यूज करते हैं ना, जीन पूल। तो किसी कबूतर के अंदर जितने अच्छे जीन होंगे ना, जितने मल्टीपल क्रॉस वो कैरी करता है, उतना अच्छा ब्रीडर होता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं, इनकी जो गाय होती है उनके नंबर लगे होते हैं कानों पे, बिल्कुल वो प्रॉपर टैग लगा होता है। वो टैग लगाने का एक मकसद होता है कि इस नस्ल में फला फला जीन्स हमने पहले मिक्स कर दिया है, दोबारा इसमें जब क्रॉसिंग करनी है तो वो जीन्स मैच नहीं करना। नया जीन्स मैच करेंगे तो वो मजीद ताकतवर होगा, मजीद सेहतमंद होगा। हाँ, ये बड़ी बात है। जो जीन्स आपस में मैच नहीं ना करते, वो बीमारियों से बड़ा बचते हैं। उनके अंदर काबिलियत ज्यादा होती है बीमारियों से बचने की। जो इनब्रीड हो रहे होते हैं, वो उनका सेल्फ डिफेंस इतना कमजोर हो जाता है, वो बीमारी का मुकाबला ही नहीं कर पाते। पावरफुल जीन्स, पावरफुल सेल्फ डिफेंस, कबूतर ज्यादा सेफ्टी में आ जाता है, उड़ता भी अच्छा है, नस्ल में भी अच्छा हो जाता है, और बीमारियों से भी सेफ ज्यादा रहता है। क्या बात है दोस्तों, मैं कहता हूँ मजा आ गया। कोई और सीखे ना सीखे, मुझे आज जो से ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उस्ताद जी, आजकल एक और भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है 80% या 70% लोग रंगों की कबूतरबाजी के ऊपर बड़ा आ गए हैं। बड़े डेकोरेशन वाले खूबसूरत कबूतर, मतलब वो
मैं कहूँगा वो अगर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो उन्हें पसंद भी किया जाता है और उसकी तरफ एक लोगों की बड़ी दौड़ लग गई है। मतलब वो उनके नज़दीक जो म्यार है वो बस एक रंगों का होकर रह गया है। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं सर? इसको ना 3 कैटेगरी में आप ले सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कबूतरों को रंगीन बना के खूबसूरत बना के तो बेचते हैं, सेल करते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो उड़ाने वाले हैं, जिनको नहीं पता, वो रंगों को ज्यादा पसंद करते हैं कि ये फलां रंग का है, ये फलां नस्ल का है, ये ज्यादा उड़ेगा। तीसरे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल रंगों को नहीं देखते, उन्होंने देखना है कि कबूतर की बॉडी लैंग्वेज, उसका पर पुर्जा, उसकी स्पेसिफिकेशन किस म्यार की है। क्या बात। रंग ने नहीं उड़ना होता, कबूतर ने उड़ना है अपनी स्पेसिफिकेशन से। मिसाल के तौर पे देसी मिसाल देता हूं, एक मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें से रंग उतार देंगे तो वो भागेगी नहीं है? अगर मर्सिडीज का रंग किसी एक हल्की गाड़ी को कर देंगे तो मर्सिडीज के मुकाबले में थोड़ी भागेगी। इसलिए अगर मर्सिडीज की तरह भागना है तो उसकी एक्सेसरी भी वैसी होनी चाहिए, इंजन भी वही हो, बॉडी लैंग्वेज उसकी वही हो, फिर वो मर्सिडीज बनेगी। इस तरह कबूतर भी रंग पे डिपेंड नहीं करता। रंग खूबसूरत होना अच्छा लगता है, उड़ने के साथ खूबसूरत भी होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खूबसूरत नहीं होगा तो नहीं उड़ेगा। ये तो अपना अपना शौक है ना। कुछ लोग ब्रीड में खूबसूरत भी बनाते हैं और उड़ने वाला भी बनाते हैं, ये उनका फन होता है। कुछ जो मेरे जैसे नाड़ी होते हैं वो उड़ने वाला बना लेते हैं, रंग नहीं बनते। तो कबूतर की स्पेसिफिकेशन मुकम्मल हो, वो किसी रंग में भी वो उड़ेगा, लेकिन ब्लड में ठीक हो। आप उसकी स्पेसिफिकेशन जितनी मर्जी हाई क्लास बना दें, अगर वो डेड ब्लड का है या स्लो ब्लड का है, वो कभी अच्छा नहीं उड़ेगा। उसका इंजन ठीक नहीं है उसके अंदर। इसलिए ब्लड बहुत मैटर करता है। यही सवाल राग भाई से करें। जी, मैं ये चाहूंगा कि इस सवाल के हवाले से जो रंगों की कबूतरबाजी है, जो आजकल हम एक टिपिकल बिल्कुल रंगों के मामले में होके रह गए हैं, खासकर जो हमारे जो रंगीन कबूतर हैं, तो मलिक साहब मैं उसके ऊपर भी चाहूंगा आप भी अपना कोई पॉइंट। मेरी कबूतरबाजी तो शायद पहले भी आए हैं और मेरे पास कोई, मैंने मतलब जब कबूतरबाजी स्टार्ट की तो मैंने कोई ब्रांड से, मतलब मियाँ साहब वाले कबूतर हैं या सखी वाले हैं, या ब्रांड से स्टार्ट नहीं की। कोई बस कोई अच्छा बच्चा आ गया, किसी चिड़ी मार से कबूतर खरीद लिया, कोई पकड़ा हुआ, इसी तरह बनाए और क्रॉस के बने हुए सारे कबूतर हैं। लेकिन परफॉर्मेंस पिछले मतलब 15-16 साल से सब लोगों के सामने है कि मतवातर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे भी मेरी प्रायोरिटी होती है कि कबूतर का जिस्म, उसका कुंदा, ये चीज़ें अच्छी हो, उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, बाकी रंग सेकेंडरी। मीडिया के हवाले से मैं एक और चीज़ भी बताऊंगा कि फेसबुक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर उस्ताद जी बाकायदा से बीमारियों के हवाले से और दोस्तों की रहनुमाई के लिए एक पूरा डिटेल लिखते रहते हैं, और मैं काफ़ी अरसे से पढ़ रहा हूँ। और मैंने फेसबुक के ऊपर हमेशा उस्ताद जी की पोस्ट के नीचे ये चीज़ कमेंट्स भी किए हैं कि ये उन चंद उस्ताद कराम में से हैं जो रेगुलरली और एक एक्सपीरियंस के साथ अपनी चीज़ें लिख रहे होते हैं। स्पेशली बीमारियों के हवाले से इनकी उस्ताद जी की काफ़ी जो सी ना एक रिसर्च भी मौजूद है और ये नॉलेज अपना शेयर भी करते हैं। उस्ताद जी, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि चंद बुनियादी टिप्स अगर बीमारी से बचाव के लिए, एहतियात के लिए, कि जो आपके तजर्बे भी गुजरती हों, कि वो हम करेंगे ताकि हम बीमारियों से बच सकें। क्योंकि हम दोस्तों का अक्सर यही रोना होता है जी कि बीमारी आई खुडे के अंदर, 30 मर गए, 50 मर गए, 100 मर गए। कोई थोड़ा इस वाले से सारा। ये बीमारियां सिर्फ कबूतरों की वजह से नहीं होती। आप इसे स्टार्ट से लेना। सबसे पहले आपके जो खुडे बने हुए हैं ना, अगर उनकी मैनेजमेंट डिस्टर्ब है, वो वेदर के मुताबिक नहीं बने हुए, तो आप जो मर्जी कर लें, आपके खुडों से बीमारियां नहीं जाएंगी। पहले तो अपनी ये गलती ठीक करें। देखना, ये अखलाक में के खुडे बने हुए हैं, अगर ये कमरा साफ ना हो, सुबह सूरज निकलेगा और जालों में धूप आ जाएगी, शाम तक जालों में धूप रहनी चाहिए। धूप कबूतरों के लिए इंतहाई जरूरी है। जो कबूतर सर्दियों में छांव में रहते हैं वो बीमार होने ही होने हैं, आज नहीं तो कल, फिर वो खत्म हो जाते हैं। उनके जो कुंदे हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनकी तिलियां मोटी जो होती हैं, परों के पत्ते भारी हो जाते हैं, उनकी आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं, जिस्म बेढंगे हो जाते हैं। क्योंकि हम निज़ाम के खिलाफ जाएंगे ना, जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। अल्लाह का निज़ाम ये है, जैसे हमें धूप चाहिए, हर जानदार को धूप चाहिए, इस तरह इन कबूतरों को भी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, जो टीवी पे जो वीडियो देखते हैं या नेट अपना सोशल मीडिया पे भी आती हैं, मगरमच्छ बाहर निकल के पानी से
बैठा होता है और उसने इस तरह मुंह खोला होता है, वो धूप के लिए बाहर आता है, वो धूप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। गोरे आप अक्सर देखते हैं वो मैचों में कपड़े उतार के तेल लगा के ग्राउंड में लेटे होते हैं, विटामिन डी मिलती है धूप से, ये बड़ी जरूरी है खास करके बोन के लिए, तो भाई हड्डियों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो पर क्या होता है, पर हड्डी तो होती है, जब उनको विटामिन डी मिलेगी नहीं तो वो तो खुश्क हो जाएंगे। कैल्शियम जो बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं करती जब तक विटामिन डी आपकी वो डेफिशिएंसी ना हो ना। अब यहाँ पे अक्सर लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसकी प्राइमरी वजह ना होता है विटामिन डी की कमी है। हमारे यहाँ लोगों में अक्सर कमी होती है और जिसकी वजह से विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम यूजलेस है। बहुत सारी चीजें यूजलेस हो जाती है ना। तो देखिए किसी धागे को आप कहीं से भी काट दे तो उसको अगर गांठ लगाते में तो जोड़ तो आएगा। इसी तरह सारी चीजें मुकम्मल होना जरूरी है। पहले खुड्डी इस तरह के बनाए कि वो बीमारियों से बचाने वाले हों, हवादार हों, कुशादा हों, फिर बीमारियां बाद में आती हैं। एक सर्दियों में कभी सरसों यूज ना करें। एक तो कबूतरों के आपने पर निकाले होते हैं, ऊपर से सरसों डाल रहे होते हैं, सरसों भी ठंडी, ऊपर से मिट्टी के बर्तनों में पानी डाल रहे होते हैं। मिट्टी की तासीर अल्लाह ने एक स्पेशल किस्म की बनाई है। आप जैसे उसमें पानी डालते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की जो असल पोजीशन है उसको चेंज कर देता है, वो उसकी तासीर ही बदल जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ऊपर सर्दी है, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो कैसे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बीमारी आएगी। फिर दूसरी बात, मिट्टी के बर्तनों में इतने ज्यादा जरासीम छुपते हैं क्योंकि उसके अंदर मसाम होते हैं। अब साइंस कहती है कि 1 करोड़ जरासीम सुई के नोक पे आ जाता है। तो बताए ना उन मसामों में कितने करोड़ जरासीम होंगे। फिर उसको साफ करने का कोई तरीका ही नहीं है। एक ही तरीका है कि उसे आग के ऊपर रखा जाए, तपाया जाए, फिर वो जरासीम से पाक हो सकती है। फिर एक कबूतर बीट करेगा और फिर जरासीम सारे उसके अंदर एंटर हो जाएंगी। इसलिए मिट्टी के बर्तन तब इस्तेमाल करें जब आप कबूतर उड़ा रहे हैं। पानी पिलाएं, बाहर लें, कबूतर उसके ऊपर बैठना बीट ना करे। बीट करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो गया, वो ठीक नहीं रहेगा। प्लास्टिक के बर्तन रखें, उनको जब भी पानी डालें साबुन से अंदर बाहर से धोएं। देखिए हमें भी साफ सुथरा गिलास चाहिए पानी पीने के लिए, हम गंदे गिलास में पानी नहीं पीते कि बीमार ना हो जाए। इस तरह इनकी सेहत का भी यही असूल है। तो एक नंबर 2, नंबर 3, दाना बाजार से कभी लेके ना डालें। दाना मंडी से लाएं और खुद देख के लाएं साफ सुथरा, उसको ला के खुद उसको मिक्स करें। और ज्यादातर बीमारियां मंडी के दाने से आती हैं जो आम दलबियों से मिलता है। गंदी दालें होती हैं, जो दालें जब छांटी का साफ करते हैं, जो छांटी का माल होता है वो उसके तोड़े भर के इधर भेज देते हैं, वो इधर कबूतरबाजों को भेज देते हैं। जितनी दालें कबूतरों को बीमार करती हैं ना, कोई चीज नहीं करती। लेकिन दालें वो जो आप बाजार से लेके आते हैं ना अच्छी हालत में, वो नहीं, जो आप दलबियों से खरीदते हैं वो, दूसरी नहीं। तो यही अफसाने सेहत के असूल है। हाँ, एक्स्ट्रा मेडिसिन कभी यूज ना करें। मिसाल के तौर पे मैं हर महीने बाद ये शरबत 2-3 शरबत डाल देता हूँ, या 2-3 गोलियां मतलब बिला वजह ही। जब कबूतर ठीक है तो उनको क्यों डालते हो? ये जितनी ज्यादा आप मेडिसिन यूज करते जाएंगे ना, वो उतना उसकी सेल्फ डिफेंस कमजोर होती जाएगी। और फिर दूसरी बात, मेडिसिन कोई दुनिया में ऐसी नहीं जो जिसका रिएक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना देती हो। तो बिला वजह कबूतरों को साइड इफेक्ट देना मेरी समझ से बाहर है। और आपने बात की थी इंटरव्यू से पहले, 12-12, 14-14 गोलियां। हाँ जी उस्ताद जी, हाँ मैं यहाँ पे वही उस्ताद जी की माजरत के साथ बात काट रहा हूँ कि उस्ताद जी हमारे यहाँ ये 100% यही ट्रेंड है जी कि जरा से कबूतर बीमार हो तो उसे जादू की गोली के नाम भी दिया गया है, जिसके अंदर फ्लैजल, एथ्रोसिन, वेब्रामाइसिन, लिंकोसिन, टेरामाइसिन, हाँ जी सरबैक्स मतलब, और मतलब कोई 20 किस्म की गोलियों को मिक्स करके बीच में आटा बेसन डाल के गोलियां बना लो। मैं एक मेरे सवाल का जवाब दे दें। जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है धूप और नमी से बचाएगी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप आटा डालते हैं उसके अंदर खुद पानी डाल देते हैं, हाँ। वो क्या नमी नहीं होती? बिल्कुल, वो फार्मूला तब इस्तेमाल मेडिसिन जो भी होती है ना, उसको पानी टच हो गया है ना, वो खत्म हो गई, वो जहर बन गई है। और दूसरी बात है, जो इतनी जो बंडल गोलियों का जो डालते हैं, बम बनाते हैं, उसमें कुछ 10 किस्म के तो एंटीबायोटिक होते हैं,
वो इतने एंटीबायोटिक तो कोई भैंस को नहीं देता जितने लोग कबूतरों को देते हैं। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी 2 एंटीबायोटिक देता है, एक मैदे का दे देगा, तो मैदे में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा एक और दे देगा, सिप्रो दे देगा, मॉक्सी दे देगा, कोई दे देगा। मतलब कि इंसानी बॉडी भी इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल बर्दाश्त कर सकती है। देखिए ना कि अक्सर वो कई साजा से मैंने सुना नाड़ी बंदा तो फिर के ये हर महीने में ये एंटीबायोटिक इतनी दफा यार 10 दिन बाद दे दें, मतलब अननेसेसरी देने की जरूरत नहीं होती। जो कबूतर इंडिविजुअल कबूतर बीमार है उसको आप दें। और दूसरा अगर एक साल्ट है सिप्रो है तो सिप्रो के 4 फार्मूले वो जो गोली बना रहे हैं उसमें 4 मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांड वो डाल रहे होते हैं, वही हैं मुख्तलिफ नामों से। मुख्तलिफ नामों से। मतलब फार्मूला एक ही होता है, मुख्तलिफ 4 नाम की दवाइयां डाल के ना वो एक ही दवाई को 4 बार डाल रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि फार्मूला चीज क्या है। साल्ट देखिए अगर मैं पैनाडोल बना रहा हूँ ना मिसाल के तौर पे, अगर आपने पैनाडोल बनानी है तो पैनाडोल नाम नहीं रख सकते। वो भाई ने बनानी है वो और नाम रखेगा, अखलाक भाई ने बनानी है वो नाम और रखेगा, होगी बेसिकली सारी पैनाडोल ही। इधर हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है कि दवाइयों के नाम लिख के देते हैं, यूरोप में तो सारे फार्मूला लिख के देते हैं। हर बंदे को पता था ये फार्मूला फलां बीमारी के लिए है। गौर करें दोस्त, गौर करें। हाँ, तो ये इस चीज से बचना चाहिए। मैं बताता हूँ 4 गोलियां इस्तेमाल करें, पैनाडोल, पॉल्स्टोन, एथ्रोसिन, फ्लैजेल। ये 4 गोलियां पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद 0 का कैप्सूल ले लें खाली, उसके अंदर भर के किसी बर्तन में रख लें, किसी बोतल में रख लें। जब कबूतर बीमार हो उसको पानी से ऐसे गीला करके उसके गले में डाल दें, ऊपर से 5 सीसी पानी दे दें। कबूतर अगर आम बीमारियां होगी ना, आम जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो उससे फौरी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई अंदरूनी बीमारी है, जिगर की है, मैदे की है, वो इससे ठीक नहीं होगा, उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात होती है। हाँ जी, ये आपको अपने टैडी कबूतर का शौक करा रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसे टैडी आपको बहुत कम देखने में मिलेंगे अपनी बहुत ओरिजिनल हालत में। ये 95-94 से ना मेरे पास टैडी कबूतर चल रहे हैं। आई क्लोजअप भी आपको इसका। बहुत हसीन माशाल्लाह उस्ताद जी। इसके बच्चे मेरे पास जेठ में मतलब 8 बजे के बाद तक बैठे हैं। पिछले सीज़न पंजाब के वनडे में इसका बच्चा बहादुर हुआ था। ये इसका पल्ला है, ये ज़रा थोड़े कड़वे हैं। वाह जबरदस्त पंजे। ये गोल्ड की इसकी रिंग्स हैं। वाह माशाल्लाह, प्योर गोल्ड। हाँ जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पूरा कबूतर अगर उस्ताद जी बहुत जी उस्ताद जी। ये भी एक टाड़ी पट्टी है। माशाल्लाह बहुत हसीन डैडी पट्टी है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, 2 बंदे को देखें मुल्ला माशाल्लाह बहुत प्यारा है रिंग उस्ताद जी। चोंच के साथ अगर मैं दिखाऊं तो माशाल्लाह कुंदा उस्ताद जी। बहुत ही थैंकफुल है आज हम उस्ताद मलिक इखलाक साहब के, उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के कि इन्होंने आज अपने कीमती टाइम में से, बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और मलिक साहब अपने घर के ख़ास टेडी, पुराने टेडियों का शौक करवाते हुए। जी थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू माशाल्लाह। उस्ताद जी ये भी टेडियों में ये भी टाड़ी है, ओरिजिनल टाड़ी है माशाल्लाह। और उस्ताद जी इन्हीं के ही माशाल्लाह से बच्चे आगे आपके। इसका बच्चा भी स्टेट में भी उड़ा है, शाम तक बैठता रहा है माशाल्लाह बहुत हसीन माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए जी, बहुत अच्छे और नसीब करे। रिजल्टेड जी इस वक्त आप टेडी कबूतर उस्ताद मलिक इखलाक साहब के देख रहे हैं जी। और इनके बच्चे उस्ताद जी ने बताया जी कि जेठ में चैम्पियन बच्चे जी, बहुत अच्छी परवाज़ों के साथ माशाल्लाह। अगर मैं इसको ऐसे पूरा कुंदा दिखाऊं तो आप देखें सजी पंजे भी इधर मैं इसके दिखाऊं माशाल्लाह।
वाह बहुत हसीन उस्ताद, बहुत हसीन। माइक थोड़ा सा जरा अगर लाल आंख वाले जी, हाँ जी। माशाल्लाह। मलिक साहब ये भी इंशाल्लाह इसके बच्चे भी जो हैं वो इस बार भी आएंगे। हाँ, इसके बहन भाई इस सीज़न में भी उड़े हैं, काफ़ी सालों से मेरे पास ये उड़ रहे हैं। माशाल्लाह। इसके बहन भाई, इनके बच्चे, इनके बहन भाइयों के बच्चे। वाह, अगर मैं कुंदा दिखाऊं तो बहुत हसीन। मेरा ख्याल है कबूतर आप पकड़ते नहीं है ना, इस वजह से जरा हाँ, जरा ये माइंड करते हैं। माइंड करते हैं। कोड़े हैं जी। ये फकीर गुल कबूतर है जी, ये ओरिजिनल फकीर गुल कबूतर है, ब्रीडर। इसका उस्ताद जी ये आपके पास ब्रीड कितने टाइम से है? ये भी और काफ़ी सालों से है। बहुत ही खूबसूरत आँख का रिंग है जी। ये पल्ले इनके। माशाल्लाह बहुत बड़ा पला जी। उस्ताद जी वो जिसको कहते हैं फुल परेर। हाँ, ये बहुत बहुत रियल कबूतर हैं ये। माशाल्लाह। और सख्त बुरा बनाने वाले, गुस्से वाले। माशाल्लाह बहुत हसीन उस्ताद जी, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं जी कि उस्ताद जी ने के हाथ में भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कबूतर पकड़ा है। दुराने वीडियो में चौधरी रहीम साहब ने ज्वाइन किया, हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो टिपिकली मेरे जहन में भी आता है, तमाम दोस्तों के जहन में आता होगा कि उस्ताद जी हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, जो भी भाई कबूतर हाथ में पकड़ता है पहले पर खोलता है, फिर उसकी आंख चेक करता है, जिस्म चेक करता है, उससे पूछो वो क्या देख रहा है तो वो सारी बता देता है। तो मैं ये बुनियादी तौर पर जानना चाहूँगा कि कबूतर की उस्ताद जी अक्ल कहाँ पे होती है, ये वापसी इस वाले से दोस्त की हमारी रहनुमाई करें। आपकी अकल कहाँ पे है? दिमाग में तो कबूतर की भी दिमाग में होती है यार। असल में कबूतर की जो वापसी का कॉन्सेप्ट है ना, अकल से मुराद ये होती है कि कबूतर उड़े भी और वापस भी आए। मतलब कबूतरों के पॉइंट